क्वेश्चन अभी खैर नहीं बता रहे, थ्योरी अभी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए न्यू चैप्टर है हम लोग का एक्सरसाइज 4 है, चैप्टर का नाम फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन। जैसा कि हम लोग चैप्टर 3 में इशू ऑफ शेयर पढ़े थे और सिर्फ वहाँ पर कंपनी क्या करती थी, अपना शेयर को बेचती थी। ठीक है, यानी पब्लिक में इशूड करती थी। ठीक है, लेकिन आप उसी चैप्टर का यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हैं कि उसी का पार्ट है ये। ठीक है, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। करीना इधर ध्यान रखोगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर फॉरफीचर का मतलब क्या होता है। ठीक है, यानी फॉरफीचर का यहाँ का मतलब है कि ये हरण, ये जो हरण है ना, इसको हम दूसरा शब्द हिंदी में कह सकते हैं जब्त, जब्ती करना। ठीक है, तो जैसा कि हम पहला क्लास में जब हम पढ़ा रहे थे, इशू ऑफ शेयर चैप्टर में पढ़ा रहे थे, तो हम फॉरफीचर का भी कुछ पार्ट समझा रहे थे। ठीक है, कि जैसे हम कंपनी जो है, कंपनी अपना शेयर को इशूड की और जब शेयर इशूड की तो उसे कई इंस्टॉलमेंट में कैश रिसीव करना होता है ना, और पब्लिक जो है इंस्टॉलमेंट में पैसा पेमेंट करती है। लेकिन हम बताए थे अगर कोई शेयर होल्डर, यदि कोई शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट में अगर वो राशि नहीं देने सकता, यानी अपना जो पेमेंट है, ड्यू अमाउंट है, यदि वो पेमेंट नहीं करने सकता है, तो फिर कंपनी उसके साथ क्या करेगी। जैसा कि हम एग्जांपल बताए थे, एक शोरूम के एग्जांपल बताए थे कि एक कार का शोरूम है और यदि अपना कार का अगर अलॉटमेंट करता है, यानी किसी को बेचता है, देता है इंस्टॉलमेंट में और डाउन पेमेंट करता है, और डाउन पेमेंट के बाद जो बाकी का जो इंस्टॉलमेंट होता है, अगर वो बाकी का इंस्टॉलमेंट अगर नहीं देने सकता है, तब शोरूम वाला क्या करेगा उसके साथ जी, बताए थे कि जो डाउन पेमेंट किया है पहले वो भी उसके ख़त्म हो जाएगा और साथ में कार भी चला जाएगा। ये एग्जाम्पल हम बताए थे फर्स्ट क्लास में, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर अब अप्लाइड हो रहा है, यानी पार्ट, यानी समझिए कि इशू ऑफ शेयर चैप्टर का ही एक पार्ट दूसरा है ये। वहाँ पर सिर्फ कंपनी शेयर इशूड की और वहाँ पर कोई शेयर होल्डर एरियर किया, सिर्फ एरियर किया, मतलब कोई देने नहीं सका था, सिर्फ उसका ट्रीटमेंट हम लोग सीखे। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, जो एरियर करेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, जब्त करने का काम करेंगे। जब्त करने वाला हम लोग इशू शेयर में नहीं सीखे, सिर्फ वहाँ पर सीखे कि इशूड शेयर किया और उसका कैसे कैश रिसीव्ड हुआ, अगर कोई एरियर किया, कोई एडवांस किया, कोई ओवर सब्सटेंस किया, उसका ट्रीटमेंट हम लोग सीखे। लेकिन उसका स्टेप आगे क्या होगा, उसका स्टेप होगा अगर कोई नहीं देने सका तो कंपनी उसके साथ क्या करेगी, शेयर को जब्त कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। और आपको याद रखना है, फॉरफिट में सिर्फ कार ही जब्त नहीं होगा, यानी कि यहाँ के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से सिर्फ शेयर ही नहीं जब्त होगा, शेयर के जब्त होने के साथ साथ क्या भी जब्त होगा भारती, उसका जो पैसा पहले दिया है वो पैसा भी जब्त हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए, बुक में भी मीनिंग यही चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, यही चीज़ को बताया है, 2 लाइन का है, बता देते हैं क्या लिखता है। देखिए वहाँ पे जो ब्लैक में लिखा हुआ है, पूरा तो हम लोग नहीं स्टडी करेंगे, जो 2 लाइन का दिया हुआ इसको पढ़ेंगे। कह रहा है अंशों के हरण का आशय है कि धनराशि ना चुकाने वाले अंशधारियों का आवंटन रद्द करना। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि जो शेयर होल्डर को हमने शेयर इशूड किया है, यदि वो कोई धनराशि ना चुका पाता है, यानी नहीं देने सकता, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि शेयर हम फॉरफिट किसको करेंगे, जब्त किसको करेंगे, जो इंस्टॉलमेंट नहीं देने सकेगा, है ना, जो पेमेंट नहीं करने सकेगा, सिर्फ उसी का शेयर हम जब्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही बात बताया कर अंशों के हरण का आशय है कि धनराशि ना चुकाने वाले अंशधारियों का आवंटन रद्द करना और अंतर्नियमों के अधीन प्रावधानों के अनुसार पहले से ऐसे आवंटित अंशों पर प्राप्त राशि को कंपनी द्वारा जब्त कर लिया जाना। बोला कि नहीं, कि जिसको हम, जो कंपनी का अधिनियम है, जो एक्ट है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी क्या करेगी कि जो शेयर होल्डर को शेयर हम दिए थे और वो जो साथ में पेमेंट दिया था, उसका शेयर जब्त करने के साथ साथ उसका राशि को भी हम जब्त कर लेंगे। क्लियर है। तो जब्त के, आपको जब्ती का मतलब यहाँ पे समझ में आया होगा।
ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग का जो नेक्स्ट इसी चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ेंगे वह क्या होगा, री इशू ऑफ शेयर पढ़ेंगे। आप भी जानते हैं कि अगर कोई कंपनी जब्त करेगी शेयर को, जैसे हम स्वरूप का एग्जांपल बताएं, अगर वो कार को जब्त कर लेगी तो फिर अपने पास रखेगी थोड़ी ना, उसको क्या करेगा, फिर रीशूट करेगा, किसी और को शेयर कर देगा, नहीं बेच देगा। तो यहाँ पर भी कंपनी वही काम करने वाली है कि अगर वो शेयर जब्त करती है तो फिर किसी और को शेयर इशूट कर देगी। तो हम लोग यहाँ 2 टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से आपको लगभग 10 नंबर तो काफ़ी है, 10 नंबर तो आपको आएगा ही आएगा, 10 नंबर से ज़्यादा आएगा लेकिन कम नहीं आने वाला। इसका थ्योरी भी पूछेगा और नॉमरिकल क्वेश्चन भी इसका रहता है, ठीक है। 8 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा अगर ओवर सब्स्टिट्यूशन, इसमें भी आएगा ओवर सब्स्टिट्यूशन। अगर ओवर सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक अगर एक क्वेश्चन पूछता है तो 8 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा इसका, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। बाकी शॉर्ट तो इससे बहुत ही ज़्यादा बनेगा, फॉरफीचर से शॉर्ट का क्वेश्चन बहुत बनेगा और लॉन्ग का क्वेश्चन भी इसी से बनता है, एक तो ओवर सब्स्टिट्यूशन टॉपिक से बनेगा, ठीक है। हेलो, गुड आफ्टरनून, ठीक है। चलिए तो इसका हम लोग फिर समझते हैं यहाँ पे कि कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, है ना। अगर हम लोग जैसे कंपनी यहाँ पर अगर फॉरफिट करती है शेयर को, अगर फॉरफिट करती है तो कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे हम लोग सीखे पिछले क्लास में कि अगर कंपनी शेयर इशूड की है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखे कि कैसे उसका अकाउंटिंग किया जाएगा, कंपनी अपने अकाउंट कैसे करेगी। तो यदि यहाँ पर कंपनी शेयर को फॉरफिट करती है और रीइशूड भी करेगी तो कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे बुक्स में, ठीक है। चलिए तो इसका सिंपल एंट्री है, कोई इसका याद और उतना खास करके रटना नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहला जो सीखना था वो हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। जो हम लोग को पहले सीखना था एंट्री वो हम सीख चुके, बस उसी का उल्टा कर देना है, आपका एंट्री कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो क्या सीखने वाले हैं, फॉरफीचर एंट्री ना, फॉरफीचर एंट्री दिख रहा है, फॉरफीचर एंट्री सीखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा, फॉरफीचर एंट्री को लिखने से पहले, अकाउंटिंग करने से पहले ये जानना पड़ेगा कि इशू जब हम लोग शेयर करते थे तब उसका एंट्री क्या था। अगर आप उसका एंट्री जान रहे तो आपका फॉरफीचर का एंट्री आप जान जाएंगे आसान से। तो याद करो पहला एंट्री क्या बनता था, क्या बनता था, शुरू एप्लीकेशन का बनाते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और दूसरा रहता था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, ये बनाते थे। और अलॉटमेंट का फिर क्या बनाते थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी पहले ड्यू लॉ होता था, उसके बाद बनता था फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बनता था। तो आपको ये यहाँ पे डिसाइड करना है कि जब फॉरफीचर का एंट्री करेंगे तब ये आपको ध्यान में रखना है कि फॉरफीचर हम करेंगे आखिर कौन सा शेयर होल्डर करेंगे, कौन सा शेयर होल्डर को करेंगे, जो शेयर होल्डर एरियर किया है। और फिर जब एरियर को ध्यान में रखें तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आखिर एक शेयर होल्डर किस किस इंस्टॉलमेंट में एरियर करेगा। क्या एप्लीकेशन में करेगा, वो नहीं करेगा, कहाँ कहाँ पे कर सकता है, अलॉटमेंट में कर सकता है, फर्स्ट कॉल में कर सकता है और सेकंड कॉल में कर सकता है, यानी फाइनल कॉल में कर सकता है, कभी भी वो एप्लीकेशन में नहीं कर सकता है। तो आपको याद रखना है कि तो एप्लीकेशन वाला से नहीं बनेगा, बनेगा किस किस इंस्टॉलमेंट का बनेगा, अलॉटमेंट का बनेगा, फर्स्ट कॉल का बनेगा और फाइनल कॉल का बनेगा, क्योंकि उसी में वो एरियर कर सकता है। तो उसी का एंट्री का राइट ऑफ कर देना है। जो उसको हम जब शेयर अलॉट किए थे तो जो एंट्री बनाए थे ना, अब उसी एंट्री को क्या कर देना है, राइट ऑफ कर देना है, कैंसल, क्योंकि फॉरफिट कर रहे हैं ना, जब तो सामान दिए तो उसका दिए, अब उसको ले रहे हैं तो उसी एंट्री को क्या कर देंगे जी, उल्टा कर देंगे, एंट्री कंप्लीट हो गया। तो उल्टा बनाओ, अलॉटमेंट का उल्टा बनाएगी क्या बनेगा, बोलो करिए ना, शेयर उल्टा बोलो, देखो आप ही लिखोगे, खाली हम समझा दिए, आप एंट्री आप खुद बोलिएगा, उल्टा बोलो खाली, हाँ देखो बता दी है ना, हम पहले लिखे नहीं, आप ही बता दिए कि पहला हो गया शेयर कैपिटल हो गया, अब फिर क्या होगा इसका उल्टा,
शेयर अलॉटमेंट होगा। देख लिए, बन गया एंट्री फॉरफीचर का। बात समझे? अब मान के चलो इसी प्रकार से अगर फर्स्ट कॉल में एरियर करता है तो फिर क्या बनेगा उसका भी, फर्स्ट कॉल में अगर एरियर करता है तो फिर क्या बनेगा, शेयर कैपिटल बनेगा, R2 फिर शेयर फर्स्ट कॉल बन जाएगा। ठीक है हिमांशु, समझ में आ रहा है? फिर यदि वो एरियर करता है सेकेंड कॉल में भी कर सकता है वो एरियर, तो फिर बनेगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बार बार तीनों के लिए शेयर कैपिटल नहीं लिखेंगे, 3 ठो एक ही में काम चल जाएगा, क्योंकि नाम एक ही है ना शेयर कैपिटल। ये सब के लिए अलग क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि अलग अलग नाम है। क्या होगा, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या लिखना है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, या फॉरफिटेड अमाउंट। ठीक है, और नरेशन इसका हो जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर भी कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। ये अमाउंट यहाँ डेबिट का हो जाएगा। अगर अलॉटमेंट में एरियर करेगा तो लिखेंगे, फर्स्ट कॉल में एरियर करेगा तो यहाँ पर लिखेंगे, सेकेंड कॉल में एरियर करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा, और लास्ट में फॉरफीचर का बैलेंस हो जाएगा। ठीक है भारती, ध्यान रखना। नरेशन, नरेशन क्या होगा, बीइंग फॉरफीचर ऑफ शेयर, क्या लिखेंगे, बीइंग फॉरफीचर ऑफ शेयर, जो यहां पर रहेगा फॉर, क्या लिखेंगे, फॉर नन पेमेंट ऑफ, लिख देंगे कॉल। ठीक है, फॉर नन पेमेंट ऑफ कॉल। अब जो भी कॉल में रहेगा, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल या अलॉटमेंट, उसका नाम लिख देंगे यहां पर। क्लियर है? ये आपका फाइनल एंट्री हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, इसको हटा देते हैं। कैसे ये कैलकुलेट होगा, तो आपको याद रखना है, यहाँ पर जो इनटू करेंगे, किससे करेंगे, किसके लिए हम बना रहे हैं, तो जो यहाँ पर एरियर कर रहा है सिर्फ उसका ना फॉरफिट करेंगे। हमारे कंपनी तो कई 100 शेयर इशूड करेगी, लेकिन हम सिर्फ किसका फॉरफिट करेंगे, उसमें अगर हम 10 लोगों को शेयर इशूड किए हैं और 10 लोगों में से अगर 2 जन अगर एरियर किया है, तो सिर्फ 2 जन का ना फॉरफिट करेंगे, कि सभी का करेंगे नहीं, जो नहीं दिया है उसका फॉरफिट करेंगे शेयर। तो यहाँ पर इनटू किससे हो जाएगा, पढ़ो यहाँ पर क्या लिखें, फॉरफीचर, क्या लिखें, फॉरफीचर शेयर, क्या लिखे, फॉरफीचर शेयर, और इनटू कर देंगे यहाँ पे कॉल्ड अप अमाउंट। याद रखना है, यहाँ पर जो इनटू करेंगे हम लोग, यानी कि जो डेबिट में अमाउंट होगा वो कौन सा अमाउंट होगा जी, फॉरफीचर शेयर, कि जिसको हम फॉरफिट कर रहे हैं, जो शेयर होल्डर को फॉरफिट कर रहे हैं वो हो जाएगा, और उसे कहाँ तक हम कोल्ड अप किए हैं, कहाँ तक उसको पैसा मांगा गया है, तो वो हो जाएगा कोल्ड अप अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें जिस इंस्टॉलमेंट में एरियर करेगा वो अलॉटमेंट का नाम लिखेंगे और उतना अमाउंट लिखेंगे कितना वो एरियर किया, और फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल लास्ट में लिख देंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये आपका एंट्री फाइनल हो जाता है। ये किसका एंट्री बनाई, अभी जो बताए थे फॉरफीचर का एंट्री है, किसका है, फॉरफीचर का एंट्री। अगला जब हम लोग पढ़ेंगे तब री इशू ऑफ शेयर का पढ़ेंगे, कि जब ये फॉरफीच का एंट्री हो गया तब इस शेयर को री इशूड किया जा रहा है तब उसका एंट्री क्या होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी टॉपिक पर एक हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्ग एस्वर टाइप क्वेश्चन में निकालना है आपको। देखिए फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1, और लॉन्ग एस्वर टाइप क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है,
कह रहा है नमन लिमिटेड इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब्ड 1 लाख इक्विटी शेयर, ठीक है, और एक शेयर का दाम है 10 रुपये दाम है और एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर्स पेबल ऑन अलॉटमेंट। और याद रखना प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट में शामिल है, तो अलॉटमेंट में शामिल है। हम आपको बताए थे कि अगर ये प्रीमियम जो है एक्स्ट्रा अगर वो नहीं भी बताता है कि किस इंस्टॉलमेंट में शामिल है तो आपको किस में लेकर चलना है, अलॉटमेंट में ही लेकर चलना है कि अलॉटमेंट में ही प्रीमियम शामिल रहता है। आगे लिखना है पेमेंट टू बी मेड एज फॉलो। देखिए एप्लीकेशन पर कितना है 2 रुपया है, अलॉटमेंट पर 6 रुपया है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर बैलेंस अमाउंट है, ठीक है। तो देखिए आपको पूरा उसी तरह क्वेश्चन है कि नहीं, इशू ऑफ शेयर के ही जैसा है कि नहीं। तो कुल मिलाकर आपको पूरा एंट्री बनाना पड़ेगा। आप अभी जैसे 8 एंट्री बनता है ना, 8 एंट्री बनाना पड़ेगा और जो शेयर एरियर किया है उसका आगे कह देगा फॉरफीचर का एंट्री बनाइए। तब हम लोग को टोटल अगर कंप्लीट एंट्री अगर बनाने के लिए कहा जाएगा तो टोटल एंट्री कितना बनेगा 9। एक एंट्री बढ़ा के नहीं फॉरफीचर का 8 एंट्री तो इशू ऑफ शेयर का पूरा बन जाएगा और एक एंट्री बढ़ जाएगा फॉरफीचर का बन जाएगा। तो मतलब उसी चैप्टर का ये पार्ट है। तो आपको इसीलिए पहले वो चैप्टर आना भी चाहिए तब फॉरफीचर फिर समझ में आएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप समझेंगे तो यहाँ से भी आपको डायरेक्ट समझ में आ सकता है, ठीक है। चलिए तो देख लिए कि एप्लीकेशन पर 2 रुपया है, अलॉटमेंट पर 6 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर बाकी बैलेंस हो जाएगा। आगे कहता है एप्लीकेशन वेयर रिसीव। देखिए कंपनी के तरफ से इशूड कितना किया गया 1 लाख शेयर का, लेकिन पब्लिक के तरफ से एप्लीकेशन कितना आया 80,000 शेयर का आया। कहता है कॉल वाज मेड एंड ऑल द मनी वाज रिसीव्ड, मतलब सभी पैसा प्राप्त हुआ लेकिन एक्सेप्ट ऑन 5,000 शेयर विच वेयर फॉरफिटेड। यहाँ पर देखिए मतलब कह रहा है कि एक तरह से कहा कि याचना की गई, यानी 80,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र मिला। एप्लीकेशन कितना आया पब्लिक की तरफ से 80,000 का आया, याचना की गई एवं 5,000 अंशों पर याचना को छोड़कर शेष राशि प्राप्त हो गई, ठीक है। यही यहाँ पर बताया ना, कॉल वाज मेड एंड ऑल द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 5,000 शेयर, मतलब सभी पैसा प्राप्त हुआ लेकिन कॉल को छोड़ के। इसका स्टेटमेंट का अर्थ है कि सभी पैसा प्राप्त हुआ लेकिन कॉल को छोड़ के। और किस शेयर होल्डर से 80,000 का एप्लीकेशन आया ना, तो 80,000 कंपनी दे दिया सभी को, लेकिन उसमें से एक ऐसा शेयर होल्डर है, और कितना का शेयर होल्डर 5,000 का शेयर होल्डर, जो कॉल में पैसा वो नहीं देता है, कॉल में वो पैसा नहीं देता, जो कॉल का इंस्टॉलमेंट बनेगा वो नहीं देता है। और जब नहीं दिया तो देखिए आगे क्या लिखा है, कह रहा है कि अगर नहीं देने के कारण क्या रहा है शेयर विच वेयर फॉरफिटेड, और फिर उसके शेयर को क्या कर लिया गया, जब्त कर लिया जाता है, फॉरफिट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर एक नया एंट्री हो गया नहीं एक्स्ट्रा। हम लोग को क्या बोला, गिव जर्नल एंट्री, इसका मतलब आपको पूरा एंट्री बनाना है, एक तरह से बोलिए, है ना, टोटल एंट्री बनाना है। तो बताइए हम टोटल एंट्री नहीं बताएंगे, ठीक है, आपको सिर्फ हम फॉरफीचर का एंट्री बनाएंगे, बताकर बताएंगे। बाकी का एंट्री जो है वो सेम जो पहले वाला क्लास है उसी तरीके से बनेगा। बताइए एप्लीकेशन में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा ना। अलॉटमेंट में भी कोई चेंज नहीं होगा, अलॉटमेंट में प्रीमियम शामिल है, आप प्रीमियम का एंट्री जानते हैं, प्रीमियम का एंट्री कर देना है, ठीक है। और वैसे आपको यहाँ फॉरफीचर का ही सीखना है, वो एंट्री तो सीखना नहीं है ना। आपको आगे क्वेश्चन में बोलेगा ओनली क्या बनाना है, फॉरफीचर एंट्री बनाए, तो फॉरफीचर का सिर्फ बनाएंगे। यहाँ पर भी शॉर्ट क्वेश्चन तो फॉरफीचर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूरा बनाना है तो पूरा बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए कैसे बनाएंगे, इसको हटा देते हैं और फिर से लिख देते हैं, ठीक है। तो सिर्फ हम किसका बनाने जा रहे हैं, फॉरफीचर का एंट्री बनाने जा रहे हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का आपका सेम बनेगा, ठीक है। अरे एरियर सिर्फ कहाँ कर रहा है याद रखना है। देखिए शॉर्ट में लिख दे रहे क्वेश्चन, एप्लीकेशन पर 2 रुपया है और अलॉटमेंट पर 4 रुपया है ना, 6 रुपया है अलॉटमेंट पर, तो यानी 4 रुपया इसका रियल और 2 रुपया प्रीमियम, ठीक है। और बाकी हो जाएगा फर्स्ट एंड, तो कितना हो जाएगा बताइए, 10 रुपया लाने के लिए 4 और 2 6 हो गया ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओहो कितना होगा
4 रुपया हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। ठीक है, देखिए तो फॉरफीचर का एंट्री बनाना है, तो क्या एंट्री बनाएंगे फॉरफीचर का बोलो, यहाँ पे लिख देते हैं फॉरफीचर एंट्री बना रहे हैं। ठीक है, फॉरफीचर 5000 शेयर। ठीक है, फॉरफीचर 5000 शेयर। ठीक है करीना, फॉरफीचर कितने शेयर होल्डर को किया जा रहा है, सिर्फ 5000 शेयर होल्डर का, जो कि एरियर किया है। तो एंट्री क्या बनेगा, अभी क्या बता रही थी कि जब हम इसको शेयर इशूड किए होंगे तो हमारा बना होगा शेयर, और एरियर कहाँ पे किया है, कॉल में किया है। ठीक है, तो उसका उल्टा एंट्री बनाना है। तो हमेशा याद रखना शेयर कैपिटल, अब हम लोग समझ चुके हैं, तो हमेशा याद रखना शेयर कैपिटल आपका डेबिट हो जाएगा। और एक चीज भी और ध्यान रखना है कि जिस इंस्टॉलमेंट में एरियर किया है बस उसका उल्टा एंट्री बनाना है। तो देखिए कॉल में एरियर किया है ना, तो कॉल का उल्टा क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल होगा ना, ये तो फिक्स होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और फिर जिसमें एरियर किया है उसका इंस्टॉलमेंट का नाम लिखना है। तो किसमें एरियर किया है, आर्यन हिमांशु, शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल में एरियर किया है ना। और लास्ट में आपको ये फिक्स लिख देना है, जिस इंस्टॉलमेंट में एरियर करता है उसका नाम लिखना है, और लास्ट में लिखना है फॉरफिटेड अमाउंट लिखना है। क्या लिखना है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, और बाकी नरेशन आपको लिख देना है। ठीक है, नरेशन क्या होगा, बीइंग फॉरफीचर ऑफ कितना शेयर होल्डर कर रहा है 5000, बीइंग फॉरफीचर 500 शेयर फोर, नन पेमेंट कहाँ हो रहा है, फॉर नन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ये आपका पूरा नरेशन बता देना है। ठीक है, अब देखिए आपको हम यहाँ बताए थे कि यहाँ पर अमाउंट कैसे लिखना है, यही चीज़ आपको गौर करना है, यही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यदि आप ये समझ गए तो जैसे हम ओवर सब्स्टिट्यूशन में समझाएं और देखिए पूरा इजी हो गया, उसी प्रकार से ये आपका इजी हो जाएगा। लेकिन इसको समझना है आपको, क्या बोले थे कि फॉरफीचर शेयर लिखना है, शुरू क्या लिखना है फार्मूला में, यहाँ पे फॉरफीचर शेयर लिखना है कि हम किसको फॉरफिट कर रहे हैं, तो 5000 शेयर को कर रहे हैं। हम बार बार ये बात क्यों चर्चा कर रहे हैं, छोटा बात है लेकिन बार बार क्यों बोल रहे हैं, कारण है क्योंकि देखिए जब आगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ कई शेयर होल्डर एरियर करता रहेगा। अभी जैसे 5000 वाला एरियर किया ना, तो आगे चलकर बोलेगा एक 5000 शेयर होल्डर एरियर कर रहा है, एक 2000 शेयर होल्डर एरियर कर रहा है, एक 3000 शेयर होल्डर एरियर कर रहा है, एक 200 वाला एरियर कर रहा है। और जैसा कि आप क्वेश्चन बनाए तो देखिए भी कि एक कई जगह पर कई शेयर होल्डर एरियर कर रहे हैं कि नहीं। तो बताइए अगर कोई पैसा दे देता है या कंपनी भी उसको फॉरफिट नहीं किया है तो सब एरियर किया तो सबको फॉरफिट नहीं ना करेंगे। तो इसीलिए बार बार यहाँ बोला जा रहा है, ये नहीं दिमाग रखना कि एरियर किया तो उसको फॉरफिट कर देंगे। हाँ, ये कंडीशन जरूर है कि फॉरफिट उसी शेयर होल्डर को किया जाएगा जो एरियर करेगा, जो नहीं देगा। लेकिन हाँ, सबको नहीं, जिसको कंपनी फॉरफिट करेगा उसी को हमको ट्रीटमेंट करना है। तो इसीलिए बार बार चर्चा किया जा रहा है कि यहाँ पे क्या लिखना है, फॉरफीचर शेयर, कि किसको फॉरफिट किया जा रहा है। तभी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सिर्फ किसको फॉरफिट किया जा रहा है, 5000 शेयर को किया जा रहा है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक बात हो गया। और दूसरा ये हो गया कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, कॉल्ड अप अमाउंट। तो कॉल्ड अप अमाउंट हमेशा ध्यान रखना कि कॉल्ड अप अमाउंट कहते किसको हैं भारती, कॉल्ड अप अमाउंट कहते किसको हैं। तो कॉल्ड अप अमाउंट उसके कहते हैं कि इसको पैसा मांगा कहाँ तक गया है। कोई जवाब दे सकती है भारती, कि इसको पैसा मांगा कहाँ तक गया है, एप्लीकेशन तक मांगा गया है, अलॉटमेंट तक मांगा गया, कि फर्स्ट एंड सेकंड कॉल तक मांगा गया, ये आप बताओ। उसी को ना कॉल्ड अप बोला जाएगा।
बोलो करीना। फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल तक। सही बोल रही है, बोल रही है सही बात। सही है कि देखो ये एरियर कहाँ किया है, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल में किया है ना, तो यानी इसको यहाँ तक मांगा गया है तभी तो यहाँ एरियर किया है। बात समझे, जहाँ तक इसको मांगा गया है यानी जहाँ वो एरियर किया गया, इसका मतलब वहाँ तक इसको मांगा गया था, तभी तो पता चला कि वहाँ वो एरियर कर गया। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि आपको कॉल्ड अप अमाउंट वहाँ डिसाइड होगा जहाँ वो लास्ट एरियर कर रहा है। समझ में आया, कॉल्ड अप अमाउंट वहाँ डिसाइड होगा जहाँ तक वो एरियर कर रहा है, यानी जिस इंस्टॉलमेंट तक वो एरियर कर रहा है। क्लियर है, तो एरियर कहाँ तक कर रहा है, ये फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। अगर ऐसा होता ना कि ये एरियर कहाँ तक करेगा, सिर्फ अलॉटमेंट तक करेगा। कहाँ करेगा, सिर्फ अलॉटमेंट में एरियर किया और इसको कंपनी चांस नहीं दिया कि हम फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल का तुमको चांस नहीं देते हैं पैसा मांगने का, तुम एरियर किया यहीं पर, हम यहीं पर तुम्हारा शेयर को जब्त कर लेंगे। तो बताइए कॉल्ड अप अमाउंट इसको कहाँ तक चांस दिया, यहीं तक दिया ना, 4 और 2 6 रुपया हो जाता है इसका वास्ते। प्रीमियम तो खैर अलग है, 4 और 2 6 रुपया कॉल्ड अप अमाउंट होता। बात समझे, ये हमेशा याद रखना है कि कॉल्ड अप अमाउंट वहाँ डिसाइड होगा जहाँ वो एरियर कर रहा है। तो कहाँ एरियर कर रहा है, एरियर तो कर रहा है अलॉटमेंट में कर रहा है, और यहीं पर इसको कंपनी जब्त कर लिया, आगे चांस नहीं दिया। तो बताइए यहीं तक इसका कॉल्ड अप हो गया। लेकिन हम लोग कभी क्वेश्चन के हिसाब से ये इसको कहाँ तक कॉल्ड अप किया गया है, कहाँ तक इसको मांगा गया है, कहाँ वो एरियर कर रहा है, तो फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल तक एरियर कर रहा है। इसका मतलब कॉल्ड अप इसका अमाउंट कहाँ तक हो जाएगा, टोटल 10 रुपया हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये हो जाएगा टोटल कितना, 10 रुपया हो जाएगा। इंटू कर देंगे कितना होगा, 50,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यानी इस 5,000 शेयर होल्डर को 50,000 रुपया मांगा गया होगा टोटल पैसा, लेकिन 50,000 रुपया में से करीना ध्यान रखना कि 50,000 में से वो एरियर कितना कर गया, 5,000 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल का क्या रुपया है, 4 रुपया, यानी वो 5 चौके 20,000 रुपया वो नहीं देने सका होगा। तो बाकी पैसा 30,000 रुपया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में दिया होगा कि नहीं दिया होगा। बात समझे, 50,000 रुपये उसको मांगा गया होगा कि नहीं, 5,000 है व्यक्ति तो 5,000 10 रुपये टोटल देना है उसको, 50,000 रुपये बनता है। फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल में कितना एरियर किया, वो 20,000 कर दिया। तो बाकी पैसा क्या हो गया, वो दिया था किस इंस्टॉलमेंट में दिया होगा, एप्लीकेशन में दिया होगा और अलॉटमेंट में दिया होगा। आप देखिए गुना करके भी देखिए, एप्लीकेशन का 2 रुपया है और अलॉटमेंट का कितना है 4 रुपया, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 रुपया हो गया। और 6,000 इंटू 5,000, 6 बचे 30,000 रुपया हो गया जब। प्रीमियम को नहीं लेना है आपको, ठीक है, प्रीमियम को नहीं लेना, वो ऑलरेडी प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर वो फॉरफिट नहीं है। ठीक है, तो कितना होगा 6 5 यानी 6 बचे 30,000 रुपये, देखिए ऐसे फॉरफिट हो गया। बात समझ में आया। तो आपको खैर उस तरह से नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना, डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिखना है। ठीक है, आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिख देना है एरियर वाला, और जो भी यहाँ बैलेंसिंग फिगर होगा उसको अमाउंट लिख देना है। ये आपका फॉरफीचर का एंट्री कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आए समझ में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, करा न्यू कंपनी लिमिटेड वाज रजिस्टर विद 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 25 रुपीज़ इस पेबल। ठीक है, इसका 25 रुपये शेयर का दाम है ईच, 5 रुपया ऑन एप्लीकेशन पर है, 10 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट पर है, 5 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल पर है, और बाकी हो जाएगा बैलेंस ऑन फाइनल कॉल हो जाएगा। तो बताओ जोड़ के कि कितना होगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन अब लिखेंगे नहीं ज़्यादा। ठीक है, लिख दे क्या, चलिए देखिए लिख देते शॉर्ट में। एप्लीकेशन पर कितना है, कितना 5 रुपीज़ है ना, 5 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, और नेक्स्ट अलॉटमेंट, इस पर कितना है 10 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, और नेक्स्ट
5 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल। और क्या बोला, लास्ट टोटल 25 रुपया है ना शेयर का दाम, तो 25 रुपया है तो कितना हो जाएगा 10 और 15, 15 और 5 20, यानी 5 रुपया हो जाएगा सेकेंड कॉल पर हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है। आगे क्या है देखिए, द शेयर वेयर इशूड टू द पब्लिक एंड वेयर फुली टेकन ऑफ, व्हेन कैश वाज रिसीव्ड इट वाज found that one shareholder holding 100 share in the company failed to pay the final call money। आया यहाँ तक समझ सबको कि उस एक शेयर होल्डर है जिसको 100 शेयर अलॉट कंपनी के तरफ से किया गया था, वह फेल कर जाता है कहाँ पे, फाइनल कॉल में, यानी फाइनल कॉल में वो नहीं देने सकता है। कौन सा शेयर होल्डर है, 100 शेयर होल्डर है। ठीक है करीना, आगे क्या लिखा हुआ है पढ़ो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द अप्रोप्राइट प्रोसीडर, मतलब एक नियम के अनुसार द डायरेक्टर फॉरफिटेड दिस शेयर्स, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड एबव ट्रांजेक्शन। मतलब कंपनी के तरफ से क्या चीज़ किया गया, डिसाइड क्या लिया गया कि जो शेयर एक तरह से एरियर किया है उसके शेयर को फॉरफिट कर ली जाएगी, ये कंपनी के तरफ से डिसाइड हुआ। क्लियर है। तो यहाँ पर फिर जो है अगर आप पूरा एंट्री बनाएंगे, देखिए एप्लीकेशन का पूरा बनाएंगे आराम से, जैसे हम लोग पहले बनाए थे। एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 एंट्री इसका बनेगा, अलॉटमेंट का भी 2 एंट्री बनेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। वैसे हम करते हैं, एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, कि कैसे बनेगा पूरा कर दें। ठीक है, ऐसे आपको ये डाउट भी नहीं रखना है कि कोई चेंज होगा क्या सर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, नहीं। एप्लीकेशन का सेम होगा, अलॉटमेंट का सेम होगा, फर्स्ट कॉल का सेम होगा। सेकंड कॉल में ना एरियर कर रहा है वो, फाइनल कॉल ही बताया था ना, एरियर कहाँ पे कर रहा है वो, फाइनल कॉल में कर रहा है। तो फाइनल कॉल का एरियर वाला एंट्री जानते हैं ना आप, तो एरियर वाला में एरियर का एंट्री बन जाएगा। इस समय तो कोई एरियर कर नहीं रहा है तो कोई चेंज होगा नहीं। एरियर कहाँ कर रहा है वो, फाइनल कॉल में कर रहा है, तो फाइनल कॉल में एरियर वाला बनाएंगे। ये टोटल 8 एंट्री बनेगा और 8 एंट्री के बाद फिर आपका एक एक्स्ट्रा एंट्री बनेगा और वो कौन होगा, फॉरफीचर का एंट्री बन जाएगा। क्या बनेगा, चलिए देखिए हम कंप्लीट एक एंट्री बना देते हैं। ठीक है, समझिए कि आप यहाँ पर अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो समझिए आपका इशू ऑफ शेयर भी चैप्टर हो रहा है और साथ में फॉरफीचर भी हो रहा है। क्या हो रहा है कि नहीं, हम सिर्फ 8 एंट्री बनाएंगे तो हो गया इशू ऑफ शेयर का, और साथ में उसका टॉपिक भी हो गया एरियर का, और ये फॉरफीचर का फिर एक्स्ट्रा हो गया चैप्टर का। ठीक है, समझो। देखिए पहला एंट्री, चलिए पहला एंट्री आप लोग बताएंगे फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट, बोलिए दम ताकत लगाकर बोलना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट कितना होगा, इशूड कितना किया गया था, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा ना। इशूड 5000 शेयर है ना, इशूड कितना है शेयर, लिख देना पड़ेगा तो पूरा थोड़ा। इशूड शेयर 5000 है और शेयर का दाम कितना है, 25 रुपया ईच दाम है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कितना होगा, 5000 इंटू 5 रुपया, 5 बचे 25,000 रुपया हो गया। नंबर 2 एंट्री क्या बनेगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर भी 25,000 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, कोई चेंज नहीं होगा। ये ध्यान में नहीं रखना है कभी कि सर फॉरफीचर का चैप्टर का पढ़े तो कुछ चेंज होगा क्या, नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। हम आपको पहले ही क्लास में बोले कि इशू शेयर चैप्टर का ही एक पार्ट है ना। कंपनी प्रोसीजर से बना दिया कि पहले इशूड करने तक, अब उसके बाद दूसरा प्रोसेस स्टेप क्या होगा, फॉरफीच करने का, तो चैप्टर बना दिया गया है।
फिर अगला नेक्स्ट क्या होगा, अलॉटमेंट का, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 5000 इंटू, एक चीज ध्यान रखना है, पे प्रीमियम है ना, प्रीमियम, अच्छा इसमें नहीं है, इसमें नहीं, पहले वाला क्वेश्चन में प्रीमियम था क्या, इसमें प्रीमियम नहीं है ना, तो ठीक लिख रहे थे हम लोग। 5000 इंटू 10 रुपया यानी 50,000। नंबर 4 एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो हिमांशु, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, 50,000। नंबर 5 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और कितना, 5 रुपया, यानी इसका भी हो जाएगा 25,000, 25,000 हो गया। ठीक है, अब इस चैप्टर का नाम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर देखिए कितना नंबर, 6 नंबर ना, क्या बनेगा, शेयर बैंक अकाउंट से बनेगा ना 6 नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना, 25,000 रिसिप्ट हो जाएगा, 25,000। यहाँ पर सेकेंड कॉल में कोई एरियर कर रहा था शेयर होल्डर, क्या सेकेंड कॉल में जो है कौन सा शेयर होल्डर, 100 शेयर होल्डर एरियर कर रहा है, यही है ना। और एंट्री कहाँ पर बनाया जाए, ठीक है, ऐसा करते हैं, चलिए यहाँ पर बना देते हैं, बन जाएगा ना। यहाँ पे 6 हो गया, 7 नंबर शेयर सेकेंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा जी, 5,000 इंटू 5 रुपया है तो 25,000 रुपया, 25,000 हो गया। 8 नंबर एंट्री लास्ट होगा इसका बैंक अकाउंट, और याद रखना एरियर कर रहा है तो एरियर को हम लोग डेबिट में लिखते हैं ना, कॉल सी एरियर अकाउंट, ये डेबिट हो जाएगा। और लास्ट में टू शेयर, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो नहीं दिख रहा है तो फिर इसको हम अलग जगह पे बनाते हैं ना, क्योंकि यही मेन है आप लोग के लिए, पता चलेगा क्या हो गया। चलिए तो इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा जगह बना देते हैं ना, हो जाएगा ना। 8 नंबर बैंक ना, बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट और टू शेयर सेकेंड कॉल, हो गया। क्या बनाते थे, एरियर जो कर रहा है यानी कि इसका ड्यू कितना किया गया, 25,000, 5,000 इंटू 5 रुपया, 25,000 ड्यू हो गया, लेकिन एरियर कितना कर रहा है, थोड़ा सा इसका जगह इधर बना दे रहे, ठीक है। एरियर कितना कर रहा है, सो देखिए 100 शेयर होल्डर कर रहा है ना, 100 शेयर होल्डर कर रहा है, और किस इंस्टॉलमेंट में कर रहा है, तो
सेकेंड कॉल में, तो सेकेंड कॉल का कितना दाम है 5 रुपया, तो 500 रुपये एरियर हो गया जी 500 रुपये। तो बताइए 25,000 में 500 माइनस हो जाएगा तो कितना रिसिप्ट होगा 24,500 रिसिप्ट हो जाएगा। ये आपका 8 एंट्री कंप्लीट होता है जो कि हम लोग ये सीखे हुए हैं। क्या ये हम लोग सीखे हुए हैं। अब हम लोग को जो सीखना है वो फॉरफीचर एंट्री सीखना है, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये एप्लीकेशन आप जानते हैं नाना, चलिए देखिए यहाँ पर बन जाएगा हम लोग का फॉरफीचर एंट्री, ठीक है। अब बनेगा 8 के बाद, ये ध्यान रखना भारती स्पेशल तेरे लिए, ठीक है। 8 बना है तो एक ही फॉर्मेट में बनाना, ये नहीं कि फॉरफीचर है तो 8 बनाए इसमें और एक एंट्री जाके बना दिए है अलग। हाँ नो, ठीक है, याद रखना। पता चला 8 इसमें बनाए, एक जाकर अलग बना दिए। सब जर्नल एंट्री है, जितना भी अलग अलग ट्रांजैक्शन होगा सब एक ही फॉर्मेट में होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका फॉरफीचर का क्या बनेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। राइट ऑफ कर रहे हैं, एंट्री राइट ऑफ कर रहे हैं। फिर क्या होगा, किस इंस्टॉलमेंट में एडिट कर रहा है तो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, और लास्ट क्या बन जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक हो गया। नरेशन लिखेंगे तो लिख देंगे बीइंग फॉरफीचर ऑफ 100 शेयर फॉर नन पेमेंट ऑफ सेकेंड कॉल। ठीक है। अब आपको हम यहाँ पे सिखाए थे अभी जस्ट कि फॉरफीचर शेयर हमेशा याद रखना है। फार्मूला जब लिखेंगे आप तो हमेशा बोलना है एक बार कि हम यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं, फॉरफीचर शेयर। तो फॉरफीचर किसको कर रहे हैं, 100 को कर रहे हैं, और कोल्ड अप अमाउंट। तो बताओ भारती इसको कोल्ड अप कहाँ तक किया गया है, फर्स्ट कॉल तक किया गया है कि अलॉटमेंट तक किया गया है कि सेकेंड कॉल तक किया गया है, सेकेंड कॉल तक किया गया है। और रुको, ठीक है, और करीना कोल्ड अप कहाँ तक किया गया है, सेकेंड कॉल तक किया गया है। ठीक है, क्लियर है एकदम, कोई इसमें डाउट नहीं रखना है कि इसे कोल्ड अप अमाउंट कितना होगा। तो हम आपको पहले बताएं कि इसे कोल्ड कहाँ तक किया गया है, यानी जहाँ तक वो एरियर करेगा, जिस इंस्टॉलमेंट तक एरियर करेगा वहाँ तक इसका डिसाइड होगा कि यानी इसको यहाँ तक मांगा गया था। ठीक है, वही वहाँ तक टोटल जोड़ देना है। तो टोटल जोड़िएगा तो कितना होगा, 25 रुपया हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर लिखना है कोल्ड अप अमाउंट 25 रुपया। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है कि देखिए 25 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2500 होगा ना, होगा 2500। आप 2500 में देखिए 100 शेयर होल्डर वो एरियर कर गया किस इंस्टॉलमेंट में, तो फाइनल कॉल में, यानी 5 रुपया। तो 500 रुपये ही एरियर किया ना वो खाली, तो बाकी इतना पैसा उसको मांगा गया था टोटल 25 रुपया। 25 रुपये में 500 रुपये वो एरियर कर गया 2500 में, तो बाकी पैसा 2000 दिया होगा कि नहीं। तो इसीलिए टोटल लिखा जाता है, मतलब कोल्ड अप अमाउंट इसको मांगा कहाँ तक गया। तो टोटल लिख देने के बाद और फॉरफीचर लिख देते हैं, तो बाकी जो बैलेंस होता है वो फॉरफीच अमाउंट हो जाता है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट एंट्री हो जाता है। क्वेश्चन नंबर ये 2 था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी आप इसी प्रकार से टोटल एंट्री बना सकते थे और लास्ट में फॉरफीचर, तो हम ओनली बता दिए फॉरफीचर एंट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे और आगे बनाएंगे क्वेश्चन।